आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ऑर्डर 9 ऑफ सीपीसी 1908 जिसका टाइटल है अपीयरेंस ऑफ द पार्टीज एंड कंसिक्वेंस ऑफ नॉन अपीयरेंस। नाम से ही ज़ाहिर हो रहा है कि इस ऑर्डर के अंदर बेसिकली ये चीज़ कवर की गई है कि जब पार्टीज़ ने अपना सूट इंस्टीट्यूट कर दिया कोर्ट के अंदर, मतलब दावा भी आ गया, जवाब दावा भी आ गया, तो उसके बाद अब दोनों पार्टीज़ की ऑब्लिगेशन होती है कि वो केस की हर पेशी पर कोर्ट में अपेयर हों, और अगर वो नहीं अपेयर होते तो उनकी नॉन अपेयरनेस के क्या कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं, वो इस ऑर्डर 9 में डिस्कस किए गए हैं। अब अंडर दिस ऑर्डर बेसिकली नॉन अपेयरेंस ऑफ द पार्टीज़ के जो कंसिक्वेंस हैं, उनको 3 कैटेगरीज़ के अंदर क्लासिफाइड किया गया है। तो हम पहले उनको एक कॉन्सेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से इसको समझेंगे इस ऑर्डर को, मतलब ये जो 3 स्टेजेस हैं, जिनकी नॉन अपीयरेंस के जो कंसिक्वेंस हैं उनको 3 कैटेगरीज़ में जो क्लासिफाई किया है, उन 3 स्टेजेस को कॉन्सेप्चुअली डिस्कस करेंगे और उसके बाद फिर हम लोग इसको ऑर्डर को बेयर एक्ट से रीड करेंगे। टोटल 14 रूल्स हैं इस ऑर्डर के, ऑर्डर 9 के, जो यानी कि इस ऑर्डर के अंदर जो अपीयरेंस और नॉन अपीयरेंस ऑफ पार्टीज़ है ना, वो 3 स्टेजेस के अंदर क्लासिफाइड है। नंबर 1 स्टेज है फर्स्ट हियरिंग ऑफ द सूट, जिसे आप एनिशियल स्टेज और फर्स्ट स्टेज भी कह सकते हैं। इससे रेलेवेंट प्रोविजन है ऑर्डर 9 रूल 1 to 4। इस स्टेज के ऊपर बेसिकली पार्टीज़ पर ऑब्लिगेशन होती है कि इन्होंने पहली पेशी जो है ना, फर्स्ट डेट ऑफ हियरिंग, उस पर अपेयर होना है, ये जनरल रूल है। लेकिन अगर कोर्ट उसी पहली पेशी पर कोई केस की प्रोसीडिंग को एडजर्न कर दे और कोई नेक्स्ट डे डिसाइड कर दे फॉर अपेयरेंस, तो अब कोर्ट पार्टीज़ ने उस डेट के ऊपर अपेयर होना होता है। ये इस जनरल रूल की एक्सेप्शन है, और ऑर्डर 9 रूल 1 इससे डील करता है। अब आ जाते हैं कंसिक्वेंस पे कि अगर जो पहला स्टेज है पार्टीज़ की अपेयरेंस का, यानी पहली पेशी पे उन्होंने अपेयर होना है, उन पर ऑब्लिगेशन है ऑर्डर 9 रूल 1 के तहत, अगर वो अपेयर नहीं होते देन उसके क्या कंसिक्वेंसेस होंगे। वह अगर इस स्टेज पर पार्टीज़ अपेयर नहीं होती तो क्या कंसिक्वेंस होंगे। पहला सिनेरियो ये है कि अगर पहली पेशी जो है फर्स्ट हियरिंग ऑफ सूट है, उस पर दोनों ही पार्टीज़ यानी प्लेंटिफ और डिफेंडेड दोनों ही पेश नहीं होते, तो अब इस सिचुएशन के अंदर इसमें क्या कंसिक्वेंस होते हैं, क्या पेनल्टी होती है। इसमें ये होता है कि कोर्ट अगर चाहे तो कोर्ट सूट को अब डिसमिस कर सकती है। इस सिचुएशन में जो प्लेंटिफ है उसके पास 2 रेमेडीज़ हैं। या तो वो नया दावा दायर कर सकता है या कोर्ट में वो दरख्वास्त दे सकता है। नंबर 1 ये कि वो नया दावा दायर कर सकता है। सेकंड, उसके पास ये रेमेडी होती है कि वो कोर्ट के अंदर दरख्वास्त दे सकता है कि जो कोर्ट ने ऑर्डर पास किया है इसके सूट को डिसमिस करने का, उस ऑर्डर को कोर्ट सेट डिसाइड कर दे, ख़त्म कर दे। इस सिचुएशन में इस पार्टी के पास 2 रेमेडी होती हैं। ये रेमेडी ये अवेल कर रहा है ऑर्डर 9 रूल 4 के तहत, और जो पहला सिनेरियो है इससे डील करता है ऑर्डर 9 रूल 3। और कोर्ट जो इस दोनों पार्टीज़ के ना आने पर जो आपको पेनल्टी अनाउंस कर रहा है, वो भी ऑर्डर 9 रूल 3 की पावर के तहत कर रहा है। नेक्स्ट है इसी स्टेज पे फर्स्ट हियरिंग ऑफ द स्टेट पे कि अगर प्लेंटिफ आ गया लेकिन डिफेंडेड नहीं आया, और पता चलता है कि डिफेंडेड के ना आने के पीछे जो मेन वजह है वो प्लेंटिफ ही है, क्योंकि इसने वो पैसे पे नहीं किए थे, पोस्टल चार्जेस पे नहीं किए थे जो कि समन जारी करवाने के लिए ज़रूरी थे। लिहाजा डिफेंडेड समन ना मिलने की वजह से पहली पेशी पर नहीं आ सका। तो अब इस ये सिनेरियो से जो इससे डील करता है ऑर्डर 9 रूल 2 डिस्कस करता है। अब इस सिचुएशन में क्या होगा, कोर्ट कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट ऑर्डर 9 रूल 2 के तहत ही आपके सूट को डिसमिस कर सकती है इस सिचुएशन में। और रेमेडी सेम है प्लेंटिफ के पास इस केस में कि अगर समन जारी नहीं हुआ डिफेंडेड को उसकी गलती की वजह से और उसका सूट अब डिसमिस हो जाता है, तो इस केस में भी उसके पास वही सेम 2 रेमेडीज़ हैं कि या तो वो नया दावा दायर कर सकता है नंबर 1, या सेकेंडली ये कि वो कोर्ट में दरख्वास्त दे सकता है कि कोर्ट ने उसका जो सूट डिसमिस किया है उस ऑर्डर को कोर्ट सेट डिसाइड कर दे। ये जो ऑर्डर 9 है यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं कि इसके टोटल 14 रूल्स हैं, और इसमें पार्टीज़ की जो अपेयरेंस और नॉन अपेयरेंस की को 3 स्टेजेस के अंदर क्लासिफाई किया गया है। पहला स्टेज है फर्स्ट स्टेज ऑफ हियरिंग, जो है ना केस की जो पहली पेशी होती है फर्स्ट हियरिंग ऑफ सूट, उसके ऊपर पार्टीज़ पर ऑब्लिगेशन है कि उन्होंने अपेयर होना है। ये ऑर्डर 9 का रूल 1 कहता है। लेकिन अगर वो नहीं अपेयर होती पहली पेशी पे, और नॉन अपेयरनेस की वजूहात में 2 डिफरेंट सिनेरियो हैं, 2 सिनेरियो हैं कि या तो दोनों ही नहीं आई,
या फिर प्लेंटिफ आ गया, डिफेंडेंट नहीं आया, डिफेंडेंट प्लेंटिफ के समन जारी ना करवाने की वजह से नहीं आया। तो अब इस सिचुएशन में कोर्ट के पास क्या पावर है? कोर्ट तो फर्स्ट हियरिंग ऑफ द सूट पर ये दो सिनेरियो हो सकते हैं नॉन अपेयरेंस के, और इन दोनों सिनेरियो में कोर्ट के पास क्या पावर है कि कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर है कि कोर्ट सूट डिसमिस कर सकता है प्लेंटिफ का। और रेमेडी भी सेम ही है। अगर इन दोनों सिनेरियो में इसका सूट डिसमिस होता है प्लेंटिफ का, तो उसके पास दो ही रेमेडीज़ हैं। इन दो रेमेडीज़ में से कोई एक अवेल कर सकता है, उसकी डिस्क्रिशन है। नंबर 1 ये, या तो वो नया दावा दायर कर सकता है, और नंबर 2 ये कि वो कोर्ट के अंदर जो कोर्ट ने उसका सूट डिसमिस किया है ना, उस ऑर्डर को, जिस ऑर्डर के तहत डिसमिस किया है, उस ऑर्डर को सेट डिसाइड करने के लिए दरख्वास्त दे सकता है। अब आ जाते हैं सेकंड स्टेज पे, जिस पे अपेयरेंस और नॉन अपेयरेंस ऑफ पार्टीज क्लासीफाई हुई है, जिसमें जो सेकंड स्टेज है समन इशू जब हो जाता है, कि जब समन इशू हो गया है, जैसे आप मिडिल स्टेज और सेकंड स्टेज भी कह सकते हैं, कि जिस स्टेज पे अगर अब समन इशू होने के बाद अगर पार्टीज़ नहीं आती, तो देन क्या कंसिक्वेंस होंगे। अब यहाँ पर जो है कि समन जारी हो गया, इधर जो है वो टोटल 4 सिनेरियो हो सकते हैं। समन जारी होने के बाद जो है वो टोटल 4 सिनेरियो डिस्कस किए गए हैं पार्टीज़ की नॉन अपीयरेंस के हवाले से अंडर दिस ऑर्डर। नंबर 1 सिनेरियो ये है कि समन जारी हो तो गया, लेकिन वो अनसर्व रहा, मतलब डिफेंडेंट को नहीं मिला, और अनसर्व होने की वजह से कोर्ट में वापस आ गया। कोर्ट में वापस आया, और प्लेंटिफ ने क्या किया कि वापस आने के बाद 3 महीने गुजर गए, और उसने 3 महीने तक कोर्ट में नई दरख्वास्त ही नहीं दी कि आप फ्रेश समन डिफेंडर को जारी करो। अब जैसे ही उसके वापस आने के बाद, अनसर्व समन के वापस आने के बाद 3 महीने एक्सपायर हो गए, प्लेंटिफ की गफलत की वजह से उसने फ्रेश समन के लिए अप्लाई नहीं किया था। तो अब इस सिचुएशन के अंदर क्या होगा? अगर ये सिनेरियो हो, तो इस सिचुएशन में क्या पेनल्टी, क्या कंसिक्वेंस होंगे? इसमें ये होगा कि कोर्ट जो है आपके सूट को डिसमिस कर सकती है। यहाँ पर कोर्ट पर ऑब्लिगेशन है, इधर लॉ में शेल का वर्ड लिखा हुआ है कि आप इस सिनेरियो में कोर्ट आपके सूट को डिसमिस कर सकती है। रेमेडी आपके पास यही है कि आप नया दावा दायर कर सकते हो। और इस सारी सिनेरियो से रिलेटेड जो लॉ है, रेलेवेंट प्रोविजन है, वो ऑर्डर 9 रूल 5, मतलब यहाँ पर सिनेरियो से पेनल्टी और रेमेडी, ये तीनों चीज़ें ये इसी ऑर्डर 9 रूल 5 में डिस्कस हुई हैं। नेक्स्ट, समन जारी होने के बाद जो सिनेरियो हो सकता है वो ये है कि समन सर्व हुआ है, लेकिन उसको प्रॉपर टाइम में नहीं हुआ। मतलब समन जारी तो हो गया था डिफेंडेंट को, पर उसे कोर्ट में पेश होने के लिए प्रॉपर टाइम नहीं दिया गया। मतलब आप ये कह सकते हो कि समन जिस दिन मिला उससे अगले दिन उसकी पेशी थी, तो उसे प्रॉपर वकील करने के लिए टाइम नहीं मिला, उसे केस की प्रिपरेशन उसके वकील को करने के लिए टाइम नहीं मिला, कि मतलब ऐसे टाइम में उसे समन मिला कि उसके लिए सफिशेंट टाइम ऑफ नो अपेयरेंस नहीं था। अब अगर इस तरह की सिचुएशन है और अब डिफेंडेंट नहीं आया, तो अब क्या होगा कि उसके ना आने की वजह पर उसका सूट एक्स पार्टी ना होगा, ना एक्स पार्टी प्रोसीडिंग नहीं होगी, बल्कि कोर्ट जो है वो नेक्स्ट डेट पे हियरिंग ऑफ द सूट को एडजर्न कर देगी, जबकि प्लेंटिफ को ऑर्डर करेगी कि ये जो कि हमें एडजर्न करनी पड़ी प्रोसीडिंग, आप कुछ कॉस्ट पे करो, मतलब उसे जुर्माना लगाएगी। थर्ड सिनेरियो ये हो सकता है कि समन जो है वो जारी ही नहीं हुआ, और इसमें भी डिफेंडेंट की गलती नहीं है, उसे मतलब थर्ड सिचुएशन है समन जारी नहीं हुआ, कि समन जो है वो प्रॉपरली तौर पर सर्व नहीं हुआ, इसलिए लिहाजा अगर डिफेंडेंट नहीं भी आता तो अब उसकी गलती नहीं है। और अब फिर कोर्ट क्या करेगी? कोर्ट क्या कर सकती है? कोर्ट जो है वो सेकंड समन जारी करने का ऑर्डर करेगी, और प्लेंटिफ से कहेगी कि आप जो आपकी वजह से अब डिले हुई है प्रोसीडिंग, उसके लिए आप कुछ जुर्माना पे करो। इस सिचुएशन में कोर्ट ये कर सकती है। अब इस सारे मैटर से रिलेटेड, यानी पॉइंट 2 और 3 का जो है उससे रिलेटेड जो ऑर्डर है वो ऑर्डर 9 रूल 6 डील करता है। पहला, अभी मैंने कहा कि ये अपेयरेंस एंड नॉन अपेयरेंस ऑफ पार्टी से ये ऑर्डर डील करता है, और इस ऑर्डर के अंदर अपेयरेंस एंड नॉन अपेयरेंस ऑफ द पार्टीज़ को 3 स्टेजेस के अंदर क्लासीफाई किया गया है। पहला स्टेज है फर्स्ट हियरिंग ऑफ द सूट, जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया कि पहली पेशी पे दोनों पार्टीज़ का पेश होना ज़रूरी है, ये इन पर ऑब्लिगेशन है। लेकिन अगर वो पहली पेशी पर नहीं आते, तो उसकी 2 कंसिक्वेंस हैं उनकी नॉन अपेयरेंस के, या तो दोनों ही नहीं आए,
या नंबर 1, या फिर प्लेंटिफ आया, डिफेंडेंट नहीं आया। डिफेंडेंट प्लेंटिफ की गलती की वजह से नहीं आया क्योंकि उसने उसे समन जारी करने के लिए मतलब समन कोर्ट ने जारी करने थे, उसके लिए उसने फ़ीस ही नहीं, पोस्टल फ़ीस ही नहीं पे की थी, जिसकी वजह से समन इशू नहीं हो सके। दैट्स व्हाई डिफेंडेंट नहीं आ सका। अब इन 2 सिनेरियो के अंदर पहले स्टेज पे अगर नॉन अपीयरेंस हो गई पार्टी की, दोनों सिचुएशन में कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर थी, वो सूट को डिसमिस कर सकती थी। और फिर इन दोनों सिनेरियो में जो इफेक्टिव पार्टी थी प्लेंटिफ, उसके पास 2 ही रेमेडीज़ थी। इन 2 में से कोई एक वो कर सकता था, या तो वो फ्रेश सूट दायर कर सकता था, या फिर वो जो ऑर्डर उसका सूट डिसमिस हुआ है, उसका जो ऑर्डर पास हुआ है, उसको सेट असाइड करवाने की दरख्वास्त दे सकता था कोर्ट में। सेकंड स्टेज जो है, जो कि अपीयरेंस और नॉन अपीयरेंस ऑफ पार्टी से डील करता है, वो है समन इशू होने के बाद। इसमें टोटल 4 सिनेरियो है, मतलब समन इशू होने के बाद भी नॉन अपीयरेंस ऑफ द पार्टीज़ की 4 सिनेरियो हो सकती हैं। कि पहली तो ये कि समन सर्व्ड हुआ लेकिन अनसर्व्ड रहा, वो डिफेंडेंट को मिल ना सका, वापस आ गया कोर्ट में, और वापस आने के बाद प्लेंटिफ ने 3 महीने तक कोर्ट में दरख्वास्त ही नहीं दी कि फ्रेश समन डिफेंडेंट को जारी किया जाए, और 3 महीने एक्सपायर होने के बाद हो गए, देन इसका सूट कोर्ट डिसमिस कर देगी। अब प्लेंटिफ इस सिचुएशन उसके पास रेमेडी है कि वो नया दावा दायर कर सकता है। इस सारे मैटर से रिलेटेड जो रेलेवेंट प्रोविजन है वो ऑर्डर 9 रूल 5 है। सेकंड सिनेरियो ये हो सकता है कि समन जारी तो हुआ डिफेंडेंट को, लेकिन उसे प्रॉपर टाइम नहीं दिया गया केस की पेरने के लिए। इस सिचुएशन के अंदर क्या होगा, इस सिचुएशन के अंदर आपको कोर्ट आपका सूट डिसमिस नहीं करेगी, बल्कि नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग फिक्स कर देगी, और प्लेंटिफ की गलती है, को प्रॉपर टाइम में उसने सर्व नहीं किया डिफेंडेंट को। अब इस सिचुएशन में जिसकी वजह से वो आ नहीं सका, तो वो उसे कहेगी कि अब आप कॉस्ट पे करो, जो आपकी वजह से हमें प्रोसीडिंग एडजर्न करनी पड़ रही है उसकी। थर्ड सिनेरियो ये है कि समन जो है वो प्रॉपरली तौर पर सर्व नहीं करवा सका प्लेंटिफ डिफेंडेंट को, जिसकी वजह से अब डिफेंडेंट नहीं आ सका। तो अब इस सिचुएशन में भी सूट डिसमिस नहीं होगा। कोर्ट जो है वो प्लेंटिफ से ही कहेगी कि आप जो है वो नेक्स्ट समन जारी करने का उसे कहेगी। सेकंड समन कोर्ट को डिफेंडेंट को जारी कर देगी, और इसे कॉस्ट पे करने की कहेगी, जो इसकी वजह से एडजर्नमेंट हुई। अब फोर्थ सिनेरियो ये हो सकता है समन जारी होने के बाद नॉन अपीयरेंस का, वो ये है कि समन प्रॉपरली तौर पर जारी किया गया, प्लेंटिफ की तरफ से डिफेंडेंट को सर्व हो गया, लेकिन प्लेंटिफ आया पेशी पे और डिफेंडेंट नहीं आया। अब कोर्ट के पास ऑप्शन है कि कोर्ट जो है वो 2 काम कर सकती है, या तो वो एक्स पार्टी प्रोसीडिंग कर सकती है, मतलब अगली पेशी के लिए डेट बर्खास्त कर दी उसने, कि एडजर्न कर दी हियरिंग ऑफ द सूट की नेक्स्ट डेट पे, या फिर वो एक्स पार्टी डिक्री पास कर सकती है। इन दोनों काम में से कोर्ट एक काम कर सकती है। अब एक्स पार्टी प्रोसीडिंग और डिक्री में यही फ़र्क है कि एक्स पार्टी डिक्री में उसने यकतरफा डिक्री कर दी, डिफेंडेंट पर ना आने की वजह से उसके अगेंस्ट डिसीजन दे दिया। एक्स पार्टी प्रोसीडिंग है कि उसने नेक्स्ट डेट पे पेशी डाल दी कि इस डेट पर आना है, और इस डेट पर जी डिफेंडेंट गैर हाजिर था, ये कह दिया कोर्ट ने, उसके अगेंस्ट एक्स पार्टी डिक्री नहीं की। मतलब अगर समन जारी होने के बाद प्लेंटिफ आ गया, डिफेंडेंट नहीं आया, तो कोर्ट 2 काम कर सकती है, या तो एक्स पार्टी प्रोसीडिंग कर सकती है या एक्स पार्टी डिक्री कर सकती है। अब अगर कोर्ट एक्स पार्टी प्रोसीडिंग करती है, तो इस पर डिफेंडेंट के पास ऑर्डर 9 रूल 7 के तहत ये रेमेडी है कि वो जो नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग है ना, उस पर कोर्ट में पेश हो जाए, सफिशिएंट काउंस दे दे कोर्ट को अपनी नॉन अपीयरेंस का, ताकि वो एक्स पार्टी डिक्री की प्रोसीजर को अपने अगेंस्ट अवॉइड करवा सके। और अगर कोर्ट सेटिस्फाई हो गई, तो वो उसका केस रिस्टोर कर देगी, कंटिन्यू कर देगी, इसी तरह समझ के कि वो पहली जिस दिन नहीं आया था उस दिन समझेगी कि वो आया ही था, ये सिचुएशन समझ लेगी कोर्ट। और जब एक्स पार्टी डिक्री कर देगी, तो अब इस सिचुएशन के अंदर जो डिफेंडेंट है उसके पास 3 रेमेडी हैं। एक तो इस रेमेडी है सेक्शन 96 सीपीसी के तहत अपील की। दूसरी रेमेडी है सेक्शन 12(2) की दरख्वास्त सीपीसी के तहत वो दे सकता है कि ये जजमेंट जो मेरे अगेंस्ट एक्स पार्टी ग्राउंड पे ली गई है, फ्रॉड मिसरिप्रेजेंटेशन के तहत ली गई है। थर्ड रेमेडी उसके पास ये है कि वो ऑर्डर 9 रूल 13 के तहत यही जो एक्स पार्टी डिक्री का ऑर्डर आया है ना, इसको सेट असाइड करवाने की दरख्वास्त दे सकती है। लेकिन इस दरख्वास्त को देने से पहले ऑर्डर 9 रूल 14 के तहत इस पर ये ऑब्लिगेशन है कि इसने अपोजिट पार्टी को नोटिस देना है कि मैंने ऐसी दरख्वास्त दी है। तो ये आपके पास एक तरह से देखा जाए तो ये इस ऑर्डर 9 के अंदर अपीयरेंस और नॉन अपीयरेंस ऑफ द पार्टीज के को 3 स्टेजेस में जो क्लासीफाई किया गया, उसमें से 2 स्टेज हमने डिस्कस कर लिए। अब आ जाते हैं लास्ट स्टेज। लास्ट स्टेज है प्रोसीडिंग स्टेज, थर्ड स्टेज, लास्ट स्टेज। इसे आप कह सकते हो प्रोसीडिंग स्टेज को थर्ड स्टेज भी, लास्ट स्टेज भी कह सकते हो। इसमें एक ही सिनेरियो है कि अब जो कि प्रोसीडिंग चल रही है कोर्ट की, मतलब पहली पेशी नहीं है ये, उसके बाद कोई सब्सिक्वेंट डेट ऑफ हियरिंग है। अब उस पर क्या हुआ
कि प्लेंटिफ नहीं आया लेकिन डिफेंडेंट मौजूद था। अब इस सिचुएशन में प्लेंटिफ के नॉन अपीयरेंस की सिचुएशन में कोर्ट के पास क्या पावर है कि कोर्ट इसका सूट डिसमिस कर सकती है और नेक्स्ट अब इसके ऊपर फ्रेश सूट पे इसी सेम कॉज ऑफ एक्शन के ऊपर जो है ये नया दावा नहीं कर सकता, इस पर बार लगा देगी कोर्ट। ऐसा क्यों किया जा रहा है जबकि पहली पेशी पे तो हमने कहा कि भाई उसको नया दावा दायर करने की उसके पास रेमेडी होगी अगर उसके नॉन अपीयरेंस पे उसका सूट डिसमिस हो भी जाता है ऑर्डर 9 के रूल 3 के तहत। तो यहाँ पर ऑर्डर 9 रूल 8 में ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि भाई अब ये नहीं आ रहा तो उसका सूट डिसमिस कर देंगे और उसे नया दावा दायर करने के लिए भी इजाज़त नहीं है इसी सेम कॉज ऑफ एक्शन पर। तो लॉजिक इसके पीछे यही है कि वहाँ पर अभी सिर्फ और सिर्फ पहली पेशी थी, ना अभी कोई दावे के बाद इसने दायर किया हुआ था, डिफेंडेंट ने आना था, उसने जवाब दावा देना था, देन जो है उनकी प्रोसीडिंग चलनी थी, एविडेंस वगैरह थे। अब ये किसी आगे सब्सिक्वेंट डेट ऑफ हियरिंग पे जब हो सकता है सबूत इकट्ठे हो गए हों, जवाब दावा तो आ गया डेफिनेटली और आगे पार्टीज़ की प्रोसीडिंग चल रही है, उस स्टेज पे नहीं आया तो कोर्ट के पास इतने एविडेंस हैं कि कोर्ट अब इसके केस में कि ये कोर्ट समझेगी मेरा टाइम ज़ाया कर रहा है तो कोर्ट इसके अगेंस्ट जो है इसका सूट डिसमिस कर सकती है। अब इस सिचुएशन में इसके पास क्या रेमेडी होती है? इस सिचुएशन में प्लेंटिफ के पास यही रेमेडी है कि ऑर्डर 9 के रूल 9 के तहत वो इसी और जो उसका सूट सेट डिसाइड किया है, कोर्ट ने ऑर्डर पास किया है, उस ऑर्डर को सेट डिसाइड करवाने की दरख्वास्त दे सकता है। तो ये 3 स्टेजेस थे जिसके अंदर इस ऑर्डर के अंदर अपीयरेंस एंड नॉन अपीयरेंस ऑफ द पार्टीज़ को 3 स्टेजेस के अंदर क्लासिफाइड किया गया था और इन 3 स्टेजेस को विद रेलेवेंट ऑर्डर्स एंड रूल्स हम लोगों ने डिस्कस किया कि पहला स्टेज है फर्स्ट डेट ऑफ हियरिंग, दूसरा स्टेज था कि समन इशू होने के बाद अगर वो नहीं आते देन क्या कंसिक्वेंसेस, क्या सिनेरियो कंसिक्वेंस और रेमेडीज हो सकती हैं। लास्ट स्टेज है कि जब प्रोसीडिंग स्टेज है, अब चल रही है, उस स्टेज पे अगर नहीं आते तो देन क्या होगा। तो इस तरह हम लोगों ने पूरा ऑर्डर जो है वो कवर कर लिया है। अब इसमें से कुछ मेन बातें ही कुछ इशू ही रह गए हैं जो कि हम लोग बेयर एक्ट से रीड करेंगे तो ज़्यादा हमें बेहतर समझ आ जाएगी। लेकिन अभी भी इसके अंदर से कुछ रूल जो हैं ना वो रह गए हैं। ये एक रूल 10, 11 और 12 वो हम लोगों ने डिस्कस नहीं किए। उसके लिए आप एक नोट बना लें अपने पास, इन्फॉर्मेशन के तौर पर ये चीज़ लिख लें कि जैसे कि रूल 12 ये कहता है कि अगर मुद्दई और मुद्दा अले को पर्सनली अपीयर होने के लिए कोर्ट ऑर्डर करती है ना तो देन उन्होंने पर्सनली आना है और अगर मतलब उन्होंने साल्तन उड़ाती है उन्हें ये चाहते देती कि आपने पेशियों पे खुद ही आना है। देन इस अब कोर्ट आपको ऐसा ऑर्डर कर दे तो इस सिचुएशन के अंदर अगर आपकी जगह पे वकील भी जा रहा है तो वो आपकी अपीयरेंस काउंट नहीं होगी क्योंकि आपको स्ट्रिक्ट ऑर्डर था कि आपने खुद आना है और अगर आप नहीं आओगे आपका वकील आएगा तो वो आपकी नॉन अपीयरेंस ही कंसीडर की जाएगी इस ऑर्डर के तहत। ऑर्डर 9 के रूल 12 में ये चीज़ डिस्कस की गई है। इसी तरह ये जो हम कह रहे हैं कि प्लेंटिफ ना आए, डिफेंडेंट ना आए, केस के अंदर प्लेंटिफ और डिफेंडेंट एक से ज़्यादा भी तो हो सकते हैं। तो ऑर्डर 9 का रूल 11 ये कहता है अगर केस में एक से ज़्यादा प्लेंटिफ हैं और एक प्लेंटिफ आ रहा है या ज़्यादा आ रहे हैं लेकिन सारे नहीं आ रहे, देन कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर है कि वो प्रोसीडिंग को कंटिन्यू कर सकता है बाकी सारे प्रेजेंट प्लेंटिफ की दरख्वास्त के ऊपर। और ये ऑर्डर 9 रूल 10 था। रूल 11 जो है वो ऑर्डर 9 का ये कहता है अगर केस में एक से ज़्यादा डिफेंडेंट हैं और सारे डिफेंडेंट ही नहीं सॉरी कोई एक आ रहा है और एक आ रहा है, एक से ज़्यादा आ रहा है, सारे नहीं आ रहे। तो अब इस सिचुएशन में क्या होगा, इस सिचुएशन में कोर्ट के पास ऑब्लिगेशन है उस पर वो मजाज नहीं किसी को जवाब देने का, वो सब डिफेंडेंट के अगेंस्ट प्रोसीडिंग को कंटिन्यू कर सकता है। मतलब प्लेंटिफ वाले मामले में मे की वर्डिंग थी, मतलब वहाँ पर उस पर लाजिम नहीं था, बाकी सबकी दरख्वास्त पर प्रोसीडिंग कंटिन्यू करेगा। पर डिफेंडेंट अगर नहीं आ रहे तो एक तो उनके खिलाफ केस हुआ हुआ है और फिर भी वो नॉन सीरियसनेस शो कर रहे हैं तो कोर्ट के ऊपर ये ऑब्लिगेशन है कि वो प्रोसीडिंग को अपनी कंटिन्यू रखेगा और सबके अगेंस्ट बेशक कोई आ रहा है नहीं आ रहा जजमेंट भी अनाउ कर देगा जो उसे बेहतर लगेगी। तो ये सारा हमारा ऑर्डर के रूल्स है जिसे मैंने ज़रा स्लाइटली कॉन्सेप्ट वाइज डिस्कस करने की कोशिश की है। अगर आई होप ये आपको समझने में आसानी होगी। इस तरह अब हम लोग इसको बेयर एक्ट से रीड करते हैं। सो डिस्कस करते हैं ऑर्डर 9 अपीयरेंस ऑफ पार्टीज एंड कंसिक्वेंस ऑफ नॉन अपीयरेंस। रूल 1 पार्टीज टू अपीयर ऑन डे फिक्स्ड इन समन फॉर डिफेंडेड टू अपीयर एंड आंसर। सो टाइटल से क्लियर हो रहा है कि जो डेट डिफेंडेड के लिए समन में फिक्स है कि उसने आना है उस डेट के ऊपर कोर्ट में और आंसर देना है, जो एलिगेशन उस पर लगे हुए हैं उनका प्लेंटिफ की उसी डेट पर पार्टीज़ ने ये नहीं उन्होंने कहा कि उस डेट पे जस्ट डिफेंडेड ने आना है, उस डेट पे कह रहे हैं पार्टीज़ ने आना है, दोनों ने आना है। सो रूल 1 क्या कहते हैं, ऑन द डे फिक्स्ड इन द समन फॉर द डिफेंडेड टू अपेयर एंड आंसर द पार्टी शैल बी इन अटेंडेंस एट द कोर्ट हाउस इन पर्सन और बाय देयर रिस्पेक्टिव प्लीडर। सो वो कह रहे हैं कि जो डे फिक्स है समन के अंदर डिफेंडेड के लिए कि उस डेट पे उसने कोर्ट के अंदर आना है और जो क्लेम उसके ऊपर है उसके बारे में जवाब दे है, उसने जवाब देना है। तो कह रहे पार्टीज़ ने उसी डेट के ऊपर कोर्ट के अंदर आना है, आया पर्सनली या फिर अपने प्लीडर के थ्रू वो आ सकते हैं।
एंड द सूट शैल देन बी हेयर अनलेस द हेयरिंग इज एडजर्न टू अ फ्यूचर डे फिक्स बाय द कोर्ट। और सूट जो है वो उसी दिन पे वो कह रहे हैं इसकी सुनवाई होगी। एक्सेप्शन इसकी ये है कि अगर कोर्ट किसी फ्यूचर डे पर फिक्स कर दे, पेशी सॉरी एडजर्न कर दे, मुलतवी कर दे, बर्खास्त कर दे केस की कार्रवाई कि अब इस डेट पे नहीं इस डेट पे आना है, तो उस टाइम फिर आपने उस डेट पर आना है। वरना जो डेट फिक्स हुई है डिफेंडेंट के लिए समन में कि उसने उस डेट पे कोर्ट पे अपेयर होना है, उस दिन पे दोनों पार्टीज़ ने आना है कोर्ट के अंदर, और वो बज़ाते खुद भी आ सकते हैं या फिर उनके वकील भी आ सकते हैं। Rule 2. Dismissal of suit where summon not served in consequence of plaintiff failure to pay cost. Where on the day so fixed, वो कह रहे हैं कि जब समन जो है वो क्यों सर्व ना हो, क्यों, क्योंकि प्लेंटिफ ने कोस्ट नहीं पे की थी, इसकी वजह से, तो देन सूट डिसमिस हो जाएगा। टाइटल से ही आपको ज़ाहिर हो रहा है कि इसमें क्या बताया जा रहा है कि सूट का डिसमिसल होना, वजह क्यों हुई सूट डिसमिस हुआ, कि सर्व प्रॉपर्ली समन ना हो सका। क्यों ना समन सर्व हो सका, क्योंकि प्लेंटिफ ने कोस्ट नहीं पे की थी। तो रूल 2 क्या कहता है, वेयर ऑन द डेज ऑफ फिक्स इट इज़ फाउंड दैट द समन हैज़ नॉट बीन सर्व्ड अपॉन द डिफेंडेंट इन कंसिक्वेंस ऑफ द फेलियर ऑफ द प्लेंटिफ टू पे द कोर्ट फी और पोस्टल चार्ज इफ एनी चार्जेबल फॉर सच सर्विस, द कोर्ट में मेक एन ऑर्डर दैट द सूट में डिसमिस। वो कह रहे हैं जो डेट फिक्स था हेयरिंग का, उस दिन पे पता चला कि समन जो है वो डिफेंडेंट को नहीं मिल सका। वजह उसकी क्या थी, क्योंकि प्लेंटिफ ने कोर्ट फी और पोस्टल चार्जेस जो कि इन सर्विसेज के लिए चार्जेबल थे कि पे करने थे, वो उसने पे ही नहीं किए थे। देन कोर्ट की डिस्क्रिप्शन पावर है कि कोर्ट ऑर्डर पास करेगी कि जिसमें वो सूट को डिसमिस कर देगी। आगे इस रूल की जो है प्रोवाइजो में एक्सेप्शन लिखी हुई है, प्रोवाइडेड दैट नो सच ऑर्डर शैल बी मेड ऑल दो द समन हैज़ नॉट बीन सर्व्ड अपॉन द डिफेंडेंट if on the day fixed for him to appear and answer he attend in person or by agent when he is allowed to appear by the agent। प्रोवाइजो ये कहती है कि ऐसा ऑर्डर पास नहीं होगा, बेशक समन जो है वो डिफेंडेंट को नहीं मिला, लेकिन फिर भी जो पेशी की डेट थी उस डेट पे वो अपेयर हो गया और आया, पर्सनली अपेयर हो गया और जवाबदेह हो गया, पर्सनली आ गया, जवाबदेह हो गया, या फिर किसी एजेंट के थ्रू आ गया, अगर तो उसे एजेंट के थ्रू अलाउ था कि वो आ सकता था। अगर यानी कि जो पेशी पे जो नेक्स्ट डेट सॉरी पेशी पे जो डेट थी, डिफेंडेंट को समन तो नहीं मिला, समन मिलता तो वो आता, लेकिन बगैर समन मिले भी वो अगर उस डेट पे आया, बजाते खुद आ गया, इसके एजेंट के थ्रू आ गया, अगर उसे अलाउ था एजेंट के थ्रू आना, देन जो है वो कोर्ट इस सिचुएशन में अब इसका इस ग्राउंड के ऊपर कि भाई प्लेंटिफ ने पैसे नहीं पे किया तो उसे समन जारी नहीं हुआ, ये वाला ऑर्डर इसके सूट को डिसमिस करने का नहीं करेगी। नेक्स्ट है आपके पास रूल 3 वगैरह में, नाइदर पार्टी अपेयर सूट टू बी डिसमिस, वेयर नाइदर पार्टी अपेयर व्हेन द सूट इज कॉल्ड फॉर हियरिंग द कोर्ट में मेक एन ऑर्डर दैट सूट इज डिसमिस। जब दोनों पार्टी ही नहीं आती, जब सूट इज कॉल्ड फॉर हियरिंग मतलब जिस दिन पेशी थी, तो इस सिचुएशन में क्या होगा, कोर्ट सूट को डिसमिस करने का ऑर्डर कर देगी। दोनों पार्टी के ना आने का भी यही कंसिक्वेंस है। रूल 4 में बेसिकली रूल 2 और रूल 3 के अगेंस्ट जो है वो एग्रीव पार्टी यानी प्लेंटिफ को जिसका सूट डिसमिस हो रहा है रूल 2 और 3 के ग्राउंड वाली सिचुएशन में, सिनेरियो में, उसको रेमेडी प्रोवाइड की गई है रूल 4 में। तो रूल 4 क्या कहता है, प्लेंटिफ में ब्रिंग अ फ्रेश सूट और कोर्ट में रिस्टोर सूट टू फाइल। वेयर अ सूट इज डिसमिस अंडर रूल 2 और रूल 3, जब दावा आपका बर्खास्त हो गया रूल 2 और रूल 3 के तहत, द प्लेंटिफ में सब्जेक्ट टू द लॉ ऑफ लिमिटेशन, मतलब लॉ ऑफ लिमिटेशन के अंदर रहते हुए, लिमिट में रहते हुए, प्लेंटिफ के पास डिस्क्रिशनरी पावर है, या तो वो फ्रेश दावा दायर कर सकता है और ही में अप्लाई फॉर एन ऑर्डर टू सेट द डिसमिसल साइड, या फिर जो कोर्ट ने ऑर्डर पास किया था उसको बर्खास्त करने के लिए दरख्वास्त दे सकता है। इन दोनों में से कोई एक काम कर सकता है। एंड इफ वी सेटिस्फाई द कोर्ट दैट देयर वाज सफिशिएंट कॉज फॉर इज नॉट पेइंग द कोर्ट फी एंड पोस्टल चार्जेस व्हेन रिक्वायर्ड विद इन अ टाइम फिक्स बिफोर द इशू ऑफ समन, मतलब जो टाइम मतलब अगर ये कोर्ट को सेटिस्फाई कर देता है कि जो समन जारी करने से पहले जो टाइम लिमिट थी जिसमें ये चार्जेस वगैरह पे करने थे, कोई सफिशिएंट काउज है जिसकी वजह से मैं ये पे नहीं कर सका, और इसकी नॉन अपेयरेंस के भी सफिशिएंट काउज दे देता है, एज द केस में बी द कोर्ट शैल मेक एन ऑर्डर सेटिंग साइड द डिसमिसल एंड शैल अपॉइंट अ डे फॉर प्रोसीडिंग विद द सूट। अब इस सिचुएशन में कोर्ट पास करती है जिसके अंदर वो जो सूट डिसमिस किया था ना, उस ऑर्डर को सेट असाइड कर देगी अगर वो सेटिस्फाई हो गई, और नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग जो है वो फिक्स कर देगी जिस पे केस की प्रोसीडिंग होगी। अब इसी जो रूल 4 है ना, इसके अंदर पंजाब के अंदर एक अबेटमेंट हुई है, सो पहले उसको कवर करते हैं, फिर हम जाते हैं रूल 5 की तरफ। सो कह रहे हैं कि रूल 4 के अंदर जो इसका सब रूल 1 है, उसे आप कह रहे हैं आप रीलेबर कर ले एज सब रूल 1, मतलब जो उसका आप बताया उसे सब रूल 1 बना ले, और उसके बाद फॉलो सब रूल 2 ऐड करें। और सब रूल 2 क्या कहता है कि प्रिव्यू ऑफ सेक्शन 5 एविडेंशियल एक्ट शैल अप्लाई टू एप्लीकेशन अंडर सब रूल 1, मतलब ये जो आप लोग सब रूल 1 के तहत एप्लीकेशन जमा करवा रहे हो, उसके ऊपर सेक्शन 5 जो है लिमिटेशन एक्ट की वो अप्लाई होगी। नेक्स्ट रूल 5 है डिसमिसल ऑफ सूट विद प्लेंटिफ आफ्टर समन रिटर्न अनसर्व फेयर फॉर 3 मंथ टू अप्लाई फॉर फ्रेश समन। मतलब रूल 5 में टाइटल से जाहिर हो रहा है कि समन अनसर्व रिटर्न हो गया
और उसके रिटर्न अनसर्व रिटर्न होने के बाद मतलब समन जो है डिफेंडर को ना मिला, रिटर्न हो गया, अनसर्व रहा और उसके 3 महीने उसके आने के बाद एक्सपायर हो गए और डिफेंडर ने नए समन जारी करने के लिए दरख्वास्त ना दी, तो फिर सूट डिसमिस हो जाएगा। डिसमिसल सूट, ठीक है। ये रूल 5 के टाइटल से ये चीज़ क्लियर हो रही है। सो इसका क्या, ये क्या कहता है, करें सब रूल 1, वेयर आफ्टर अ समन हैज़ बीन इशूड टू द डिफेंडेंट, मतलब वो कह रहे हैं कि अगर समन जो है डिफेंडेंट को जारी हो चुका था और टू वन ऑफ सेवरल डिफेंडेंट, या एक केस में एक से ज़्यादा डिफेंडेंट, तो उनमें से किसी एक को मिल गया था, एंड रिटर्न अनसर्व, जारी हो चुका था लेकिन सर्व नहीं हुआ, अनसर्व वापस आ गया। द plaintiff failed for a period of 3 months from the date of the return made to the court by the officer only satisfy the court return made by serving officer। मतलब क्या हुआ कि जिस कोर्ट ने जिस बंदे की जिम्मेदारी लगाई हुई थी ना, उस सर्विंग ऑफिसर से कोर्ट में वो वापस आ गया और वापस आने के बाद 3 महीने हो गए, टू अप्लाई टू फॉर द इशू फ्रेश समन टू द कोर्ट। और के जो है प्लेंटिफ ने क्या गलती की, उसने इस 3 महीने के अंदर अंदर जो है 3 महीने हो गए ना उसको अनसर्व्ड हुए हुए, वो कोर्ट में आ गया वो समन, और इसने कोर्ट में दरख्वास्त ही नहीं दी कि आप नया समन जो है वो जारी करो डिफेंडेंट को। तो कोर्ट क्या करेगा, तो कोर्ट शैल मेक एन ऑर्डर दैट द सूट बी डिसमिस अगेंस्ट सच डिफेंडेंट। तो अब इस सिचुएशन में क्योंकि अनसर्व्ड समन रहा है, तो कोर्ट क्या करेगी, कोर्ट इस डिफेंडर के अगेंस्ट सूट को डिसमिस कर देगी। ये जनरल रूल है। अब इसकी एक्सेप्शन ये है कि किन सिचुएशन में ये बच्चा बच सकता है, प्लेंटिफ समन अनसर्व्ड होने की सिचुएशन में अपने सूट को डिसमिस होने से किस तरह बचा सकता है वगैरह। अनलेस द प्लेंटिफ हैज़ विद इन अ सेट पीरियड सेटिस्फाई द कोर्ट दैट, अगर मतलब वो ये कहना चाह रहे हैं कि ये 3 महीने के बीच में जैसे ही जब वो समन अनसर्व्ड रहा और कोर्ट में वापस आ गया, अगर इसी टाइम पीरियड के अंदर मतलब 3 महीने के अंदर अंदर ही प्लेंटिफ कोर्ट को सेटिस्फाई कर दे के ही हैज़ फेल्ड आफ्टर यूजिंग हिज बेस्ट एंडिवर टू डिस्कवर द रेजिडेंट ऑफ डिफेंडेंट हु हैज़ नॉट बीन सर्व्ड, मतलब जिस डिफेंडेंट को कह रहे हैं कि समन नहीं मिल सका, ये कोर्ट को सेटिस्फाई कर दे कि मैंने अपनी भरपूर कोशिश की कि मैं इसकी रिहाइश का पता लगा सकूँ कि कहाँ रहता है, लेकिन मैं नहीं कर सका, एंड ये साबित कर दे कि ये डिफेंडेंट जानबूझते हुए इस सर्विस और प्रोसेस को अवॉइड कर रहा है, या फिर कोई सफिशिएंट रीज़न दे दे जिसकी बिना पर कोर्ट को सेटिस्फाई करें कि मुझे ज़्यादा टाइम की ज़रूरत है। तो अब इस सिचुएशन में क्या होगा कि कोर्ट अब अगर ये 3 महीने के 3 मतलब वो समन अनसर्व्ड हुआ है और अगर उसके अनसर्व्ड होने के बाद 3 महीने हो गए, 3 महीने होने के बाद तो कोर्ट आपका सूट डिसमिस कर देगी, लेकिन 3 महीने के अंदर अंदर अगर आप ये 3 को ग्राउंड में से किसी तरह भी कोर्ट को सेटिस्फाई कर दो, देन कोर्ट आपका सूट डिसमिस नहीं करेगी। सब रूल 2 में है कि अगर आपका सूट डिसमिस हो गया इस वाली सिचुएशन में, रूल 5 वाली सिचुएशन में, देन आपके पास क्या रेमेडी होगा, सच केस द प्लेंटिफ इज सब्जेक्ट टू लॉ टू ब्रिंग अ फ्रेश सूट। इस सिचुएशन में उसके पास ये रेमेडी है कि वो नया दावा कर सकता है लॉ ऑफ लिबरेशन में रहते हुए। Rule 6. Procedure when only plaintiff appear. Where the plaintiff appear and the defendant does not appear when the suit is called on for hearing. ठीक है, जिस दिन पेशी थी उस दिन क्या हुआ, प्लेंटिफ आ गया, डिफेंडेंट नहीं आया। देन अब प्लेंटिफ के आने पर, डिफेंडेंट के ना आने पे 3 सिनेरियो हो गए, डिफरेंट तरह की सिचुएशन है। वो कह रहे हैं कि समन ड्यूली सर्व्ड, इफ इट इज प्रूव दैट समन वाज ड्यूली सर्व्ड द कोर्ट में प्रोसीड एक्स पार्टी एंड पास डिक्री विदाउट रिकॉर्डिंग एविडेंस। मतलब ये हुआ कि प्लेंटिफ आ गया, जिस दिन पेशी थी प्लेंटिफ आया, डिफेंडेंट नहीं आया, और समन भी प्रॉपर सर्व था, फिर भी डिफेंडेंट नहीं आया और ये साबित हो रहा है कि समन उससे मिला हुआ है। देन कोर्ट के पास डिस्क्रिशनरी पावर, या तो वो एक्स पार्टी प्रोसीडिंग कर सकता है या एक्स पार्टी डिक्री कर सकता है, दोनों से कुछ भी कर सकता है बगैर एविडेंस को रिकॉर्ड किए। या फिर करें समन नॉट ड्यूली सर्व, इफ इट इज नॉट प्रूव दैट समन वाज ड्यूली सर्व द कोर्ट शैल डायरेक्ट अ सेकंड समन टू बी इशूड सर्व्ड ऑन द डिफेंडेंट। मतलब ये पता चलता है कि भाई पेशी वाले दिन के प्लेंटिफ तो है और डिफेंडेंट नहीं है, लेकिन डिफेंडेंट क्यों नहीं है, क्योंकि समन मुकम्मल तौर पर इसे सर्व नहीं हुआ था। तो अब इस सिचुएशन में कोर्ट डायरेक्शन देता है कि सेकंड समन जारी किया जाए डिफेंडेंट को, एंड व्हेन समन सर्व बट नॉट इन ड्यू टाइम, if it's proved that the summon was served on the defendant but not in sufficient time to enable him to appear and answer on the day fixed in the summon, then अब इस सिचुएशन में ये साबित हुआ कि प्लेंटिफ तो आया है और डिफेंडेंट नहीं आया, लेकिन डिफेंडेंट क्यों नहीं आ सका, क्योंकि उसे समन जो मिला है उसके लिए उसे सफिशिएंट टाइम ऑफ अपेयरेंस नहीं दिया गया था उस समन के अंदर कि वो आता और आंसर दे सकता जो डे फिक्स है समन के अंदर उस डेट पे। तो अब इस सिचुएशन में कोर्ट क्या करेगी, द कोर्ट शैल पोस्टपोन द हियरिंग ऑफ द सूट एज अ फ्यूचर डेट ऑफ फिक्स बाय द कोर्ट। नेक्स्ट डे के ऊपर कोर्ट जो है वो हियरिंग ऑफ द सूट एडजर्न कर देगी और डायरेक्शन देगी, नोटिस देगी इस डेट के बारे में डिफेंडेंट को। सब रूल 2 वेयर इट्स ओविंग टू द प्लेंटिफ टू फॉल दैट समन वाज नॉट ड्यूली सर्व्ड, मतलब यही कह रहे हैं इसके अंदर सब रूल 2 के अंदर कि अगर अब प्लेंटिफ की गलती की वजह से समन या तो सही तौर पर से सर्व नहीं हुआ डिफेंडर को, या फिर सही सफिशिएंट टाइम में नहीं दिया गया, तो इस सिचुएशन में कोर्ट जो है प्लेंटिफ को ऑर्डर करेगी कि भाई आपकी वजह से आप जो हमें पोस्टपोन करनी पड़ी प्रोसीडिंग, उसके नतीजे में जो खर्चा आ रहा है वो कॉस्ट आप पे करो। वो उसे कॉस्ट का कह सकती है और इसमें कोर्ट के ऊपर डिस्क्रिशन नहीं है। शेल ऑर्डर मतलब लाजमी से जुर्माना पड़ेगा प्लेंटिफ को उसके इस डिफॉल्ट की वजह से। नेक्स्ट है रूल 7, प्रोसीजर वेयर डिफेंडेंट अपीयर ऑन द डे ऑफ एडजर्न हियरिंग एंड असाइन गुड कॉज फॉर प्रीवियस नॉन अपीयरेंस, वेयर द कोर्ट हैज एडजर्न द हियरिंग ऑफ द सूट एक्स पार्टी एंड द डिफेंडेंट at or
court before such hearing appear and sign good cause for his appearance, non-appearance he may upon such terms as the court direct post otherwise be here in answer to the suit as if he had appeared on the। so सिंपल है, रूल 7 वो ये कह रहे हैं कि कोर्ट ने जो है वो एक्स पार्टी प्रोसीडिंग कर दी, एडजर्न कर दी नेक्स्ट डेट पे कोर्ट की पेशी। अब इस सिचुएशन में जो जिस डेट पे एडजर्न की थी उस हेयरिंग से पहले या उस डेट पे अगर डिफेंडेंट आ गया और गुड रीज़न दे दिया इसने अपनी नॉन अपेयरेंस का कोर्ट के अंदर, तो ये बंदा जो है वो कोर्ट जो डायरेक्शन देगा उन टर्म्स और कॉस्ट पे जो कोर्ट डायरेक्शन देगा ना, उस पर जो है उसको पर्सनली इसको सुना जाएगा, ऐसे ही कि जैसे कि जिस दिन पे ये नहीं आया था ना, या समझते हुए कि उस दिन ये अपेयर था। मतलब अगर सफिशिएंट काउज दे दे तो इसे माफ़ी है। नेक्स्ट है रूल 8 प्रोसीजर वेयर डिफेंडेड ओनली अपेयर। Can appear the defendant appear and the plaintiff does not appear when the suit is called for in hearing। मतलब जिस दिन पेशी थी उस दिन अगर डिफेंडेड आ गया प्लेंटिफ नहीं आया, then the court shall make an order that the suit to be dismissed। अब कोर्ट इस सिचुएशन में भी इसका सूट डिसमिस कर देगी प्लेंटिफ का। एक्सेप्शन इसकी ये है, जनरल रूल ये था, इसकी एक्सेप्शन है कि द डिफेंडेड एडमिट द क्लेम और पार्ट देयरऑफ इन व्हिच द केस द कोर्ट शैल पास अ डिक्री अगेंस्ट द डिफेंडेड अपॉन सच एडमिशन। लेकिन ये हो गया कि प्लेंटिफ नहीं आया, डिफेंडेड नहीं है, लेकिन डिफेंडेड इतना अल्लाह का बंदा था, शरीफ था कि उसने जो भी क्लेम था ना इसके अगेंस्ट, या तो सारा या इसका कुछ हिस्सा जो है वो उसने एडमिशन कर लिया कि वो मान गया कि प्लेंटिफ का दावा मेरे जो एलिगेशन है मुझ पर ठीक है। इस सिचुएशन में कोर्ट जो है वो डिफेंडेड के अगेंस्ट डिक्री पास कर देगी उसकी अपनी एडमिशन की बेस पे ही। एंड वेयर अ पार्ट ओनली ऑफ द क्लेम हैज़ बीन एडमिटेड। लेकिन अगर ये सिचुएशन है कि उसने सारा क्लेम एक्सेप्ट नहीं किया, सारा एलिगेशन जो प्लेंटिफ का उसके अगेंस्ट था वो सारा नहीं उसने एक्सेप्ट किया, उसने कुछ हिस्सा किया, तो अभी सिचुएशन के अंदर कोर्ट जो है सिर्फ उस हद तक ही डिग्री पास करेगी इस एडमिशन के अंदर की हद तक ही, और बाकी सारी शेल डिसमिस द सूट और बाकी सारा जो रिमेनिंग एलिगेशन है प्लेंटिफ का, अब जो कि वो नहीं आया और डिफेंडेंट ने भी उसको नहीं माना उसके क्लेम को, तो अब बाकी सारी की हद तक वो सूट को डिसमिस कर देगी। जिस हद तक वो एडमिट कर लेगा उस हद तक वो प्लेंटिफ के फेवर में डिग्री पास कर देगी, इवन दो वो नहीं आया, क्योंकि डिफेंडेंट बड़ा अल्लाह का नेक बंदा था, उसने उसके क्लेम को मान लिया अगर वो एडमिट करे तो। अदरवाइज़ अगर वो ना एडमिट करे तो जनरल रूल तो यही है कि भाई ये आया नहीं था तो कोर्ट ने उसका सूट डिसमिस ही कर देना है प्लेंटिफ का। रूल 9 डिक्री अगेंस्ट प्लेंटिफ बाय डिफॉल्ट बार फ्रेश सूट। वेयर अ सूट इज़ होली और पार्शली डिसमिस अंडर रूल 8। मतलब या तो मुकम्मल तौर पर डिसमिस हो गया क्योंकि उसने कुछ नहीं माना उसका एलिगेशन, या पार्शली तौर पर डिसमिस हो गया रूल 8 के तहत क्योंकि डिफेंडेंट ने कुछ क्लेम एक्सेप्ट कर लिया बाकी नहीं किया। तो कह रहे हैं अगर सूट मुकम्मल तौर पर या पार्शली तौर पर रूल 8 के तहत डिसमिस हुआ है, देन प्लेंटिफ शैल बी प्रोक्लूडेड फ्रॉम ब्रिंगिंग अ फ्रेश सूट इन रिस्पेक्ट ऑफ द सेम कॉज ऑफ एक्शन। तो प्लेंटिफ को बार लगा दी गई है कि उसी सेम कॉज ऑफ एक्शन के अगेंस्ट नया दावा नहीं कर सकता, बट ही मे अप्लाई फॉर एन ऑर्डर टू सेट द डिसमिसल असाइड। लेकिन वो दरख्वास्त दे सकता है कि जो कोर्ट ने मेरा सूट डिसमिस किया है उसको सेट असाइड, उस ऑर्डर को सेट असाइड करने की दरख्वास्त दे सकता है। एंड इफ ही सेटिस्फाई द कोर्ट दैट देयर वाज अ सफिशिएंट कॉज फॉर हिज नॉन अपीयरेंस व्हेन द सूट वाज कॉल्ड फॉर हियरिंग। मतलब वो कोर्ट को सेटिस्फाई कर दे कि जिस दिन पेशी थी उस दिन मेरे पास सफिशिएंट कॉज था मेरी नॉन अपीयरेंस का, देन कोर्ट क्या करेगी, कोर्ट जो है वो मेक एन ऑर्डर सेटिंग साइड द डिसमिसल अपॉन सच टर्म्स एंड कॉस्ट और अदरवाइज इट थिंक फिट। तो कोर्ट जो है उन टर्म्स और कंडीशन पे उस कॉस्ट पे जो है उस ऑर्डर को सेट जो से बेहतर लगेगी, जो ऑर्डर उसने पास किया था ना सूट को डिसमिस करने का, उस ऑर्डर को सेट असाइड कर लेगी। एंड शैल अपॉइंट अ डे फॉर प्रोसीडिंग विद द सूट। और नेक्स्ट डे जो है वो पेशी का वो मुकर्रर कर लेगी कोई। नो ऑर्डर शैल बी मेड अंडर दिस रूल अनलेस नोटिस ऑफ एप्लीकेशन हैज़ बीन सर्व्ड अपॉन द ऑपोजिट पार्टी। मतलब जब कोर्ट अब इधर ऑर्डर 9 के तहत वो जो ऑर्डर अपना सेट असाइड कर रही है ना, डिफेंडेंट का जो डिसमिस हो गया था, अब उस ऑर्डर को कोर्ट सेट असाइड कर रही है, तो वो ऑर्डर तब तक पास आउट नहीं होगा जब तक वो ऑर्डर जो है वो कह रहे हैं ये इस ऑर्डर सॉरी ऑर्डर 9 के रूल 9 के अंदर ये जो ऑर्डर आप प्लेंटिफ चाह रहा है ना कि मेरा सूट डिसमिस हो गया है, इसको सेट असाइड किया जाए, ये ऑर्डर तब तक पास हो ही नहीं सकता जब तक जो इसने दरख्वास्त दी है उसका ये नोटिस दूसरी पार्टी यानी डिफेंडेंट को भी ना दे। नेक्स्ट जो है वो ये जो दरख्वास्त ये दे रहा है इस पर सेक्शन 5 जो है लिमिटेशन एक्ट अप्लाई होगी। अब आईआरसीसी ऑर्डर के रूल 8 या 9 के अंदर एक पंजाब अमेंडमेंट हुई है, तो पहले वो डिस्कस करते हैं, फिर रूल 10 की तरफ जाते हैं। सो ऑर्डर 9 के रूल 9 में ही वो कह रहे हैं कि सब रूल 1 के बाद ये एक नई प्रोवाइजो ऐड हुई है कि प्रोवाइडेड द प्लेंटिफ शैल नॉट बी इंक्लूडेड फॉर वर्किंग अदर। उसमें बेसिकली कहा गया है कि अगर किसी पर्सन का फॉर्मर सूट डिसमिस हो भी गया है ना, तो अब इस सिचुएशन के अंदर उसका जो दूसरा सूट जो कि मॉर्गेज रिडेम्पशन मॉर्गेज से रिलेटेड है, तो पहला सूट के डिसमिस होने के ग्राउंड पे उसे रिडेम्पशन ऑफ मॉर्गेज का दावा करने से नहीं रोका जाएगा। प्रोवाइजो में सिंपल यही बात की गई है।
नेक्स्ट है रूल 10 प्रोसीजर इन केस ऑफ नॉन अटेंडेंस ऑफ वन और मोर ऑफ द सेवरल प्लेंटिफ। वो कह रहे हैं कि वेयर देर आर मोर प्लेंटिफ देन वन एंड वन और मोर ऑफ देम अपेयर एंड द अदर डू नॉट अपेयर, द कोर्ट में एट द इंस्टेंस ऑफ द प्लेंटिफ प्लेंटिफ अपेयरिंग परमिटेड द सूट टू प्रोसीड इन द सेम वे ऑफ ऑल द प्लेंटिफ हैड अपेयर और मेक सच ऑर्डर एज थिंग फिट। कह रहे हैं एक केस के अंदर एक से ज़्यादा प्लेंटिफ हैं और एक आ रहा है, एक से ज़्यादा आ रहे हैं, सारे नहीं आ रहे, देन कोर्ट के पास ये डिस्क्रिशनरी पावर है कि जो प्लेंटिफ मौजूद है ना, उनकी दरख्वास्त के ऊपर वो सूट की प्रोसीडिंग को चलाए रखेगा और ऐसे ही समझते हुए जैसे तमाम प्लेंटिफ पेयर हैं मौजूद है कोर्ट की सिचुएशन में, जो ऑर्डर उसे बेहतर लगेगा उस सिचुएशन में पास कर सकता है। नेक्स्ट है रूल 11 प्रोसीजर इन केस ऑफ नॉन अटेंडेंस ऑफ वन और मोर ऑफ सेवरल डिफेंडेड वेयर देयर आर मोर डिफेंडेड देन वन एंड वन और मोर ऑफ देम अपेयर एंड द अदर डू नॉट अपेयर, द सूट शैल प्रोसीड एंड द कोर्ट शैल एट अ टाइम प्रोनाउंसिंग जजमेंट मेक सच ऑर्डर एज थिंग फिट विद रिस्पेक्ट टू द डिफेंडेड नॉट अपेयर। अगर जब एक से ज़्यादा डिफेंडेड है, एक या एक से ज़्यादा आ रहे हैं लेकिन सारे नहीं आ रहे, तो कोर्ट जो है प्रोसीडिंग को तो चला के रखेगा और जजमेंट को प्रोनाउंस करते वक्त वो जो ऑर्डर जो कि मौजूद नहीं भी है डिफेंडेड, उनके अगेंस्ट जो ऑर्डर से बेहतर लगेगा वो पास कर सकता है, उसे कोई नहीं रोक सकता इस बारे में। बेशक वो नहीं आ रहा है, कोर्ट उनके अगेंस्ट जजमेंट प्रोनाउंस कर सकता है, शेल का वर्ड लिखा हुआ है इधर। नेक्स्ट है रूल 12 कंसिक्वेंस ऑफ नॉन अटेंडेंस विदाउट सफिशिएंट काउज शोन ऑफ पार्टी ऑर्डर टू अपेयर इन पर्सन। रूल 12 वो कह रहे हैं फिर प्लेंटिफ एंड डिफेंडेड हु हैज़ बीन ऑर्डर टू अपेयर इन पर्सन, यानी यहाँ या प्लेंटिफ हो या डिफेंडेड, मुद्दई हो या मुद्दा अलैह, अगर उसे ऑर्डर किया जाता है कि उसने असालतन पर्सनली कोर्ट में अपेयर होना है, डज नॉट अपेयर इन पर्सन, लेकिन वो पर्सनली अपेयर नहीं होता, और शो सफिशिएंट काउज टू द सेटिस्फेक्शन ऑफ कोर्ट फॉर फेलिंग टू अपेयर, और ना ही ना आने की वजूहात पर कोर्ट को कोई सफिशिएंट ग्राउंड दे सकता है कि मैं क्यों पर्सनली अपेयर नहीं हुआ। आई शैल सब्जेक्ट टू ऑल द प्रोविजन ऑफ द फॉलोइंग रूल्स एप्लीकेबल टू द प्लेंटिफ डिफेंडेड हु डू नॉट अपेयर। तो कह रहे हैं कि जो अभी इस ऑर्डर के अंदर पहली वाली फॉलोइंग रूल्स जो हम लोगों ने डिस्कस किए हैं वो ये उन प्लेंटिफ और डिफेंडेड पे जो कि नहीं अपेयर हुए उन पर वो अप्लाई होंगे। सो ये ऑर्डर 9 का रूल 12 बेसिकली ये कहना चाह रहा है कि जब अगर मुद्दई या मुद्दा अले को कोर्ट ऑर्डर करती है कि आपने असालतन प्लेंटिफ या डिफेंडेड को कोर्ट ऑर्डर करती है आपने पर्सनली कोर्ट में अपेयर होना है, लेकिन क्या होता है वो पर्सनली अपेयर नहीं होते, ना ही अपनी नॉन अपेयरेंस का कोई सफिशिएंट काउज देते हैं, तो अब उनके ऊपर जो है वो जो प्लेंटिफ और डिफेंडेड पे जिन पे नॉन अपेयरेंस के जो प्रोविजन अप्लाई हो रही थी ना, मतलब उनका जो है वो सूट उन पर एक्स पार्टी डिक्री हो रही थी, उनका सूट डिसमिस हो रहा था, वही सेम इनके ऊपर भी अप्लाई होंगी। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आपको पर्सनली अपेयर होने का कहा जा रहा है तो आपने पर्सनली अपेयर होना है, अगर आपका एजेंट आ रहा है आपका वकील आ रहा है तो वो आपकी नॉन अपेयरेंस ही काउंट होगी। नेक्स्ट है रूल 13 कह रहे सेटिंग असाइड डिक्री एक्स पार्टी अगेंस्ट डिफेंडेड। Rule number sub rule 1 in any case in which a decree is passed ex party against a defendant he may apply to the court by which the decree was passed for an order to set aside। मतलब वो सॉरी किसी भी केस के अंदर जिसके अंदर किसी डिफेंडेंट के अगेंस्ट एक्स पार्टी डिक्री होती है, एक तरफा कार्रवाई हो गई, तो अभी सिचुएशन में वो कुछ जिस कोर्ट ने डिक्री पास की है ना उसी कोर्ट के अंदर दरख्वास्त देता है कि भाई बराए मेहरबानी इस डिक्री को सेट असाइड कर दे, एंड इफ ही सेटिस्फाई द कोर्ट दैट द समन वाज नॉट ड्यूली सर्व, और ये कोर्ट को सेटिस्फाई कर देता है भाई मुझे समन जारी ही नहीं हुआ था, मुझे मुकम्मल तौर पर मिला ही नहीं था, समन सही से प्रॉपर्ली सर्व ही नहीं हुआ था, दैट ही वाज प्रिवेंटेड बाय एनी सफिशिएंट काउज फॉर अपेयरिंग व्हेन द सूट वाज कॉल्ड फॉर हियरिंग, और जिस दिन कोर्ट की पेशी थी उस दिन मेरे पास सफिशिएंट काउज था नॉन अपेयरेंस का, देन द कोर्ट शैल मेक एन ऑर्डर सेटिंग असाइड द डिक्री एज अगेंस्ट हिम ऑन सच टर्म्स एंड कॉस्ट पेमेंट इन द कोर्ट और अदरवाइज एट थिंक फिट। तो इस सिचुएशन में कोर्ट के पास ये पावर है कि कोर्ट जो है वो इसकी डिक्री को सेट असाइड कर दे कि उन टर्म्स कंडीशन और पेमेंट पे जो कि कोर्ट को बेहतर लगेगी, एंड शैल अपॉइंट अ डे फॉर प्रोसीडिंग विद द सूट, और जो कोर्ट की अपने नेक्स्ट दिन की पेशी है उसके लिए एक डेट अपॉइंट कर देगी। नेक्स्ट इसकी प्रोवाइजो है, दो प्रोवाइजो हैं इसके अंदर। सो फर्स्ट प्रोवाइजो क्या कहती है, फर्स्ट प्रोवाइजो स्टेट दैट प्रोवाइडेड दैट वेयर द डिक्री इज ऑफ सच अ नेचर दैट इट कैन नॉट बी सेट असाइड एज अगेंस्ट सच डिफेंडेड ओनली, इट मे बी सेट असाइड अगेंस्ट ऑल और एनी ऑफ द अदर डिफेंडेड आल्सो। तो अब इस सिचुएशन के अंदर ये है कि अगर डिक्री ऐसी ही है, डिक्री की ऐसी नेचर है कि वो किसी एक डिफेंडेड के अगेंस्ट खाली सेट असाइड नहीं हो सकती, बल्कि जो बाकी सारे डिफेंडेड भी इस केस के अंदर इन्वॉल्व हैं उनके अगेंस्ट भी सेट असाइड करनी होगी, तो फिर इस सिचुएशन में सिर्फ उस डिफेंडेड के बेशक दरख्वास्त सिर्फ उसने सेट असाइड करने के लिए दी है, लेकिन डिक्री की नेचर ऐसी ही है कि उसके अगेंस्ट खाली सेट असाइड नहीं कराई जा सकती, बाकी सब अगर उसके अगेंस्ट सेट असाइड करानी है तो बाकी सबके अगेंस्ट भी करवानी पड़ेगी। तो अब इस सिचुएशन में कोर्ट बाकी सबके अगेंस्ट भी इस डिक्री को सेट असाइड करवाएगा फॉर द पर्पस, ताकि इसके अगेंस्ट जो डिफेंडेड जिसने दरख्वास्त दी है उसके अगेंस्ट ये डिक्री सेट असाइड करवाई जा सके। प्रोवाइडेड फॉर सेकंड प्रोवाइजो प्रोवाइडेड फर्दर दैट नो डिक्री पास एक्स पार्टी शैल बी सेट असाइड मेयरली ऑन द ग्राउंड ऑफ इरेगुलरिटी इन द सर्विस ऑफ समन। मतलब वो कह रहे हैं कि सर्विस ऑफ समन के अंदर क्योंकि कि प्रॉपर तौर पर सर्विंग कोई इरेगुलरिटी का ग्राउंड है, तो इस ग्राउंड के ऊपर जस्ट एक्स पार्टी डिक्री को सेट असाइड नहीं करवाया जाएगा। इफ द कोर्ट इज सेटिस्फाइड फॉर रीजन टू बी रिकॉर्डेड एट द डिफेंडेड एंड नॉलेज ऑफ द डेट ऑफ हियरिंग इन सफिशिएंट टाइम टू अपेयर ऑन द, मतलब अगर कोर्ट को सेटिस्फाई हो जाए कि भाई डिफेंडेड की नॉलेज थी कि इस दिन पे
पे पेशी है, उसके पास सफिशिएंट टाइम था कि वो आ सकता था कोर्ट में, आंसर दे सकता था। अब इस ग्राउंड पे वो कह रहा है कि भाई इर्रेगुलरिटी समन है, समन इस तरह नहीं, इस तरह जारी करना चाहिए था। तो अब इस सिचुएशन के ग्राउंड पे कोर्ट जो है इर्रेगुलरिटी समन के ग्राउंड पे, जब कोर्ट को पता है, किसको पता था किस दिन पे पेशी है, जब कोर्ट को पता है किसके पास टाइम था कि आ सकता था, तो कोर्ट ये रीजन कोर्ट करेगा और इस ग्राउंड के ऊपर डिक्री सेटिसाइड नहीं करवाई जाएगी। सब रूल 2, द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 5 लिमिटेशन, मतलब जब आप लोगों ने सेटिसाइड डिक्री को करवाने की दरख्वास्त देनी है तो उस पर भी सेक्शन 5 लिमिटेशन एक्ट अप्लाई होगी, उसकी मद्देनजर रखते हुए आपने दरख्वास्त देनी है। नेक्स्ट है रूल 14, जिसमें कंडीशन प्रेसिडेंट डिस्कस की गई है कि जब आप लोगों ने डिक्री को सेटिसाइड करवाने की दरख्वास्त देनी है तो उस टाइम जो एप्लीकेंट है उस पर क्या ऑब्लिगेशन होती है। नो डिक्री टू बी सेटिसाइड विदाउट नोटिस टू अपोजिट पार्टी, नो डिक्री शैल बी सेटिसाइड ऑन सच एप्लीकेशन एज अफॉरसेड अनलेस नोटिस देयर, मतलब वो कह रहे हैं कि ये डिक्री ये सेटिसाइड हो ही नहीं सकती जब तक ये जो आप इसकी दरख्वास्त दे रहे हो उसका नोटिस, इस दरख्वास्त का नोटिस आप अपोजिट पार्टी को नहीं दे देते। तो ये आपके पास रूल 14 था। ये इस तरह हमारा ऑर्डर 9 जो है वो कंप्लीट हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह।